हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वायरल टॉपिक पे जो इंटरनेट पे पूरा वायरल हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आपके जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं कोई भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे, आप वहां पे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। आज के 3-4 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे असेंबली में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था कि ये टैक्स जो है वो लगने वाला है 2025 फरवरी के बाद से। ठीक है, ये है क्या आखिर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है क्या? तो आप सबको पता रहेगा कि आज तक जो भी टैक्स कैलकुलेशन होता था, जो हम प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, किसी भी सेक्टर का या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर का, तो ये जो टैक्स कैलकुलेट होता था वो जो होता था वो होता था 19 इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961। ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए थे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। फिर एक और जो था उससे भी पुराना एक्ट था, जैसे कि उसमें वेल्थ टैक्स एक्ट देख सकते हैं, वो है आपका 1957 का। ठीक है, तो ये दोनों जो टैक्सेस थे, जो ओल्ड टैक्स था, ठीक है, और इसी टैक्स में जो है अमेंडमेंट होता रहा बहुत टाइम। ठीक है, और अमेंडमेंट बहुत टाइम होते होते क्या हुआ इसमें कि अमेंडमेंट बहुत टाइम होने से क्या हो गया कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हुए और हमें क्या है, बहुत सारा पेपर फ्रेमवर्क हमें करना पड़ता है। जैसे आज भी अगर आप टैक्स लैब में आते हो, ठीक है, आप अगर कहीं पे भी हो, जॉब करते हो, प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में, कहीं पे भी या गवर्नमेंट में, तो आप जब टैक्स पेमेंट करते हो तो आपको क्लेम करना पड़ता है, राइट, रीइंबर्समेंट कराना पड़ता है उसको, फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आप करते हो, इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए टैक्स को लाया गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो टैक्स कोड है 2025 इसको लाया गया है, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो टैक्स कोड है ये आने से किसको बेनिफिट है और किसको न्नुकसान है, इस चीज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी आप देखेंगे तो मुझे लगता है फर्स्ट पॉइंट ये है कि बता तो रहे हैं, जैसा कि मैंने न्यूज में भी सुना था और मैंने जब इस पे इसको देखा इंटरनली जाके और सारे साइट्स पे या फिर जो भी ये टैक्स ड्राफ्ट को मैंने पढ़ा, तो उससे मुझे ये जानकारी मिला, वो बता रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कि ये मिडिल क्लास वालों के लिए बेटर है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी के जो टैक्स पेयर है उनके लिए ये बेटर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट, ये क्यों आया, इसका आने का रीजन क्या था। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इसका आने का रीजन ये था कि जो 1961 से जो हमारा टैक्स एक्ट जो आ रहा है, जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, इसकी वजह से बहुत सारा पेपर फ्रेमवर्क उसमें आ गया। ठीक है, उन सब चीजों को हटाने के लिए एक डायरेक्ट टैक्स कोड रहेगा जिसमें कोई भी एम्बेसमेंट नहीं रहेगा। आप इस स्लैब में आते हो, आप एक कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जिस कैटेगरी में आपको 5% देना है। जैसे 3 लाख के लगभग में आपको जब आओगे तो आपको 5 लाख रुपए, 3 लाख के ऊपर में जब आओगे कैटेगरी में तो 3 लाख टू 5 लाख में आपको 5% देना है। तो आपको वो, अब अगर उस स्लैब में जैसे आते हो आपको देना है। उसमें कोई भी रिजीम जो होता है, अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें आप 7.5 लाख तक आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, उसके ऊपर जो जाता है वो टैक्स स्लैब में आप आते हो, राइट। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि 5,40,000 के ऊपर में जब आप आते थे तो आपको टैक्स स्लैब में आप आ जाते थे, राइट। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ता था। आपको रूम रेंट डालना है, आपको LIC डालना है, आपने जो भी इंश्योरेंस करा के रखा है, आपका जो भी ATC में आप उसको करना चाहते हो, ATA में करना चाहते हो, 18D 18E में करना चाहते हो, तो बहुत सारे जो थे टैक्स रिजीम्स आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए कि आपको किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट और इसको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आप अगर इस स्लैब में आते हो तो आपको इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक सिंपल और साधारण रूल है, ऐसा बनाएंगे वो। इसमें जब मैंने देखा तो इसमें यह भी मैंने देखा कि ये कैसे इंपैक्ट करेगा मिडिल क्लास को। डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है जो जॉब करता है और उसका जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख पहले आता था या फिर 3.5 लाख आता था, तो उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था, बट आज उसको 5% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर ये आ जाता है तो फिर कहा जा रहा है जो 15 लाख के ऊपर में जो आता था वो 30% का टैक्स स्लैब था, बट अभी क्या होगा, वो 30% से 35% कर दिया जाएगा उसको।
ये सब बनाने का रीजन क्या हुआ, ये सब जो फ्रेमवर्क ये तैयार किया जा रहा है वो किस लिए तैयार किया जा रहा है? वो इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि अभी 1.2% ऐसे जो अपने पास इंडिया में है जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, जितने भी जॉब कर रहे प्राइवेट सेक्टर्स, और अपना ये टैक्स जो आ रहा है हमारे इंडिया में, प्राइवेट, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट मिला के और कंपनीज मिला के जो भी है, ठीक है। तो 1.2 था उस, अभी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये इंक्रीज होकर 7% का हो जाएगा। अरे ये हो तो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास का क्या, अभी जो 5 लाख कमाता था, अभी जो न्यू टैक्स रिजिम था जिसमें 7.5 लाख तक वो कमा सकते थे विदाउट टैक्स, वो रह सकते थे, राइट। बट अभी उनके पास में उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं किसी गवर्नमेंट के साइड पे नहीं हूं कि ये जो है कांग्रेस है या फिर बीजेपी है ऐसा कर रहे हैं, बट ये जो अभी, वो मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। अभी आपको मैं लेके चलता हूं इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से। एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो 2,000 रुपए मंथली एसआईपी करता है। आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि पहले 10% जो था अपना टैक्स लॉन्ग टर्म, अभी उसको कर दिया 12.5%। अभी इस ड्राफ्ट के हिसाब से अभी जब ये आएगा तो इसमें ऐसा हो सकता है, एक कंफर्म नहीं है बट ये ऐसा हो सकता है कि जो रेगुलर टैक्स रिजिम आएगा, जैसे मान लेते हैं मेरा, अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और 15 लाख से ज्यादा का मुझे रिटर्न आ रहा है, मैंने प्रॉफिट 15 लाख से ज्यादा कमा दिया, तो अभी जो मुझे 12.5% के हिसाब से टैक्स उसमें देना पड़ेगा। बट जब ये न्यू टैक्स रिजिम आएगा तो उसके हिसाब से मुझे कितना देना पड़ेगा, 30% या 35%। 15 लाख के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट मैं अगर अर्न करता हूं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाता हूं तो उसके ऊपर, तो ये कहां से सही है? आप समझ सकते हो कि नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट करता है वो बंदा कितना इन्वेस्टमेंट करता है। वो करता है, सपोज मान लेते हैं कि अगर मैं एक एनुअली रिटर्न लेके चलूं लॉन्ग टर्म में तो 12%, सपोज इंडेक्स का ही लेके चलते हैं, मैं इक्विटी फंड का नहीं लेके चल रहा हूं। 12% का इन्वेस्टमेंट मतलब हमको ईयरली मिल रहा है, सपोज 6%, 5 to 6% का तो आपका इन्फ्लेशन ही है। मैंने कमाया कितना, 7%, आपने कमाया कितना, 7%। अभी 7% जो है, ये 7% जो आप कमा रहे हो, ये 15 साल आपने 7% कमाया और जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो उसके ऊपर में फिर आपको 15 लाख से ऊपर गया तो 30% और 35% का टैक्स लग सकता है। तो ये कहां से सही हुआ? फिर मिडिल क्लास वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां? तो मेरा इतना ही बोलना है कि अगर ये आता है और अगर ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर अगर ये अप्लाई होता है, रेगुलर टैक्स जो आएगा वो अगर अप्लाई होता है, तो फिर मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे और कैसे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर जितना भी हो रहा है 12% ही हम देने के लिए रेडी हैं, बट उसमें भी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। और मैं इस वीडियो को लाने का मेरा मतलब यही था कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए व्हाट्सएप में, और सर मुझे बताइए जरूर कि ये टैक्स जो रिजिम है इसका इम्पैक्ट जो है स्पेशली इन्वेस्टर पे क्या पड़ने वाला है। तो मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन में बता दिया। जब भी इन लोगों ने कुछ भी किया है कि मतलब इस चीज को करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, ये गवर्नमेंट के ही तरफ जाता है। इससे नॉर्मल इंसान, हमारे और आपके जैसे इंसान जो मिडिल क्लास लोअर क्लास इंसान है, इन्वेस्टर्स हैं या फिर नॉर्मल पर्सन ही है, उनको इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हो कि जो मेरा लेटेस्ट वीडियो आया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर में जो मैंने डाला है, उस पर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाइए, बहुत ज्यादा उसको वायरल कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वैसे ही डीप एनालिसिस करके दूसरी वीडियोस जरूर अपलोड करूं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मुझे सजेशन दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो जब आप कमेंट करेंगे और जिसका ज्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो मैंने कुछ आपको लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया है इसके बारे में। इसके बारे में कुछ ज्यादा मुझे डिफरेंस नजर नहीं आया जो टैक्स में जो था और अभी जो है वो इसमें जो नया आने वाला है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं आया। बस मुझे 3 से 4 चीजों का डिफरेंस लगा जो मैंने आपको बताया। उनका कहना है कि 1.2% जो आ रहा था हमें, जो टैक्स आ रहा था वो बढ़ के 7% हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है कि पेपर फ्रेमवर्क जो था, जो अप्लाई करना पड़ता था रिइंबर्समेंट के लिए, आईटीआई फाइल करना पड़ता था, वो सब जो है वो सब नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक स्लैब बनाया जाएगा कि ये स्लैब में इतना % लगेगा, उतना आपको लगेगा, उसके लिए आप, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि ये हो सकता है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है
जो म्यूचुअल फंड या फिर जो स्टॉक जो इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर, तो वो जो टैक्स है वो 12.5% से जाकर रेगुलर हो सकता है। तो रेगुलर हो सकता है मतलब कि अगर मोस्टली है कि अगर 15 से 20 साल तक, 10 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या 5 साल तक भी करते हैं तो मोर देन 15 लाख आ जाएगा। तो 13 to 35% जो प्रॉफिट हमारा गेन होगा उस पर टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो इन्फॉर्मेशन तो, और शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप में जहां पे भी आप अवेलेबल हो, और वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबा के जाइए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो 60+ % ऐसे हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने जो वॉच करते हैं, जो देखते हैं वीडियो को, बट वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर इन फ्यूचर में अगर आपको चाहिए कि मेरा आपको समझाने का तरीका और मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, और करेगा, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है मोर देन 60% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। और कमेंट जरूर कीजिए किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको आप सबके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, डीप एनालिसिस करके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, आपके इन्फॉर्मेशन को आपको एजुकेट कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।